करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। इट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बट वो प्रैक्टिस हमें आंख बंद करके नहीं करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करना है, वो हार्डवर्क कैसे करना है, वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस साइड योर मेंटर वाशु गुप्ता, जेआरएफ क्वालिफाइड। सो इस वीडियो में आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे जो हमने अपने प्रिपरेशन के वक्त फेस की थी और उसको कैसे ओवरकम किया था। ये सारे प्रॉब्लम्स जनरल हैं। ये हमने दूसरे एस्पिरेंट से भी डिस्कस करके इन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को निकाला है। आई गेस कि आप भी इन सब प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सभी बच्चों का या सभी एस्पिरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, सर हम स्टार्ट कहाँ से करें। सो सबसे पहले मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग अपने सिलेबस रिव्यू से कीजिए। आप अपनी एनटीए की सिलेबस उठाइए और अपने एमपीएड की सिलेबस उठाइए और उन दोनों को मैच कीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक कॉमन है। तो सबसे पहले उन कॉमन टॉपिक्स को आप पढ़िए, उनको पहले कंप्लीट कीजिए कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको पास होने में हेल्प करेंगे। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उनको इंटरनेट पे ढूंढिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स देखिए और उनको वहां से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और उन सारे टॉपिक्स को आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक से भी पढ़ सकते हैं जो आपकी बेस बिल्डिंग में काफी हेल्प हेल्प करेंगी। जैसे हमने जो यूज किया था एमएल कमलेश बुक थी, वो हमारी बेस बिल्डिंग में काफी हमको हेल्प की थी। सो ये सब करने के बाद जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, आपके रिवीजन हो चुके हैं, फिर हम पीवाईक्यू एनालिसिस की तरफ चलते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है हमारे प्रिपरेशन में। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। उससे हमें समझ में आता है कि हमें कौन से टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आप अपने खुद के सिलेबस बना सकते हैं कि कौन सी टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कौन से पॉइंट ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से पॉइंट कम पूछे जा रहे हैं और किस लेवल पे एनटीए हमसे हमारे नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहा है। और जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जो हमने पेपर डिस्कशन किया है, उसमें स्टार्टिंग में ही एक पीडीएफ शेयर किया था आपके साथ, जिसमें हमने देखा था पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से कम है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इजी है, कौन से हार्ड है। इजी हार्ड मतलब डुएबल है या अनडुएबल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है। तो वो एनालिसिस करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टार्ट दे पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पीडीएफ। अ, तो आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो सब लोगों ने, सारे फिजिकल एजुकेशन एस्पिरेंट्स ने फेस करी होगी कभी ना कभी। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग प्रॉब्लम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली फिजिकल एजुकेशन एस्पिरेंट्स बाकी सब्जेक्ट से उनको ज्यादा फेस करना पड़ती है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में वो लोग रहते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उसमें बहुत स्लैंग वर्ड्स, बहुत स्लैंग लैंग्वेज और बहुत मदर टंग यूज होती है, जो अपनी कॉमन बातें करने वाली लैंग्वेज रहती है। और वो एक स्टूडेंट एथलीट रहते हैं, तो उनका पढ़ाई से उतना रिलेशन रहता नहीं है स्टार्टिंग एजेस में, क्योंकि स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको बुक रीडिंग पे आना पड़ेगा फिर से। क्योंकि आप अगर किसी चीज को रीड करोगे, बुक के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू रीड करोगे, क्योंकि वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको सेम पेपर में रीडिंग करना पड़ती है। वैसे ही अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो आपकी एक रीडिंग हैबिट सुधरेगी। वही रीडिंग की हैबिट के बाद आप उस रीडिंग हैबिट को इंटरप्रिटेशन में डेवलप करोगे, कि जो आपने पढ़ा है वो आप समझोगे, क्या ये क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद अगर आपको, जैसे कई लोगों को बुक रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट के थ्रू, तो आप लोग अपनी रीडिंग ऐसे इंप्रूव कर सकते हो कि आप अपने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं या जर्नल्स हैं, जो आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, आप उसके आर्टिकल्स पढ़िए। तो आपको आपकी बुक रीडिंग हैबिट्स और जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज, पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़िए आर्टिकल्स, तो आपको और समझ में आएगी और आप ग्रेस्प कर पाएंगे जल्दी। और जो रूल, 20-80 रूल मैं फॉलो करता हूँ कि 20% रीडिंग, 80% अंडरस्टैंडिंग। क्या आप किसी चीज को बस थोड़ा सा पढ़िए, 2 लाइन, फिर आप अपने मन में इमेजिन करिए कि मैंने क्या पढ़ा है, उसका क्या मतलब है। ये बहुत बच्चों वाली चीज है, बट आपको आगे ये काम आएगी। सो या ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू मेमोराइज एंड हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसी से हम एग्जाम में बाकी एस्पिरेंट से अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक टर्म मैं यूज करना चाहूंगा, रीड, लिसन एंड वॉच। अगर हम इन तीनों चीजों को करते हैं, उससे हमारे सेंस ऑर्गन्स काफी एक्टिव होते हैं
हमारी नॉलेज को ग्रैप्स करने के लिए, रीगेन करने के लिए हम चीजें इससे ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहता हूं मैं कि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मोस्टली सभी एमपीएड या बीपीएड जो भी कर रहे हैं सब स्पोर्ट्स पर्सन है, या हमने कभी ना कभी अपने लाइफ में स्पोर्ट्स खेला हो। तो जब हम एमपीएड की पढ़ाई करते हैं उसमें मोस्टली चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रहती हैं। तो अगर हम उन चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे अपने बेसिक लाइफ से, तो हम उन चीजों को ज्यादा जल्दी मेमोराइज कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम शॉर्ट स्प्रिंट दौड़ते हैं, लॉन्ग स्प्रिंट्स दौड़ते हैं, लॉन्ग रनिंग करते हैं। तो इसमें हमारी कौन सी एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, हमारे लैक्टिक एसिड कौन से स्प्रिंट्स में ज्यादा जम रहे हैं। तो उन चीजों पे अगर हम रिलेट करें, जैसे एग्जांपल है हम अल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम फील भी करते हैं, इन्हीं सब चीजों को हमको पढ़ना भी है, और इन्हीं सब चीजों की नॉलेज एनटीए भी हमसे मांगती है। तो हम इन सब चीजों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम काफी अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को याद कर सकें। और दूसरा पॉइंट जो मैं पर्सनली यूज करता था, जो हार्ड टॉपिक लगता था या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता था, उसको मैं लिख लिख के याद करता था। लिखने का ये मतलब नहीं कि मैं बड़ा बड़ा कहीं भी लिख दिया। हमको एक शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट बनाने, और नोट खुद का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से एनालाइज करके अपने पॉइंट्स को एक छोटे से जगह में सारे पॉइंट्स को फिट कर रहे हैं, कि जब आपके एग्जाम पास आए तो आप बस इस छोटी सी किताब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के अपना रिवीजन कर सकें। और एट लास्ट जो मल्टीमीडिया लर्निंग के बारे में बात कही गई है कि हम वीडियोस को देख के, कुछ पॉडकास्ट पॉडकास्ट को देख के, कुछ इंटरेक्टिव रिसोर्सेज से हम अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवरकमिंग प्लेट्यू एंड स्टैग्नेशन। ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए है, जो 2 या 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और जिनका जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा कुछ मार्क्स से, कुछ क्वेश्चन से, या उनका नेट क्लियर नहीं हो रहा कुछ क्वेश्चन से। तो ज्यादातर उनका प्लेट्यू कैसे ब्रेक करें और उनकी जो परफॉर्मेंस में स्टैग्नेशन आ गई है उसको कैसे ब्रेक करें। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जिनका जेआरएफ नहीं हो रहा है उनके लिए, क्या आई मस्ट रिकमेंड अ सिलेक्टेड ऑथर्स बुक्स। क्योंकि जो प्रोफेसर जो एग्जाम बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो उसी बुक से पेपर बनाते हैं। तो आप वही बुक पढ़िए जिससे पेपर बन रहा है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको वही जो 8-10 क्वेश्चन है वो उसी में एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज, आप जो एग्जाम देते हैं, जब पीवाईक्यू या कोई सही मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें आप 2 घंटे में मॉक टेस्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं। बट लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके बाद आधा घंटे में आंसर टिकिंग और अपने मार्क्स चेक करके उसको छोड़ देते हैं। बट उसके आगे भी आप क्या करिए, क्या उसका एनालिसिस करिए। उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें आपका माइंड वर्क लगेगा, बट वो चीज आपको आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आपकी वीक सब्जेक्ट पता करने में बहुत जरूरी रहेगा। और आगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके किस में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस में आपको कम मेहनत करना है। इसके बाद जो चीज आपको एक थोड़ा अलग बनाती है, वो है आप अर्न एक्स्ट्रा टाइम इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी रेगुलर शेड्यूलिंग में, क्या मुझे कोई भी पेपर 1 जैसे एक स्टैंडर्ड टाइम अगर मैं आपको नोट करवाऊँ, तो 1 आवर 10 मिनट्स में आपको पेपर 1 कंप्लीट करना चाहिए, और 1 आवर 30 मिनट्स में आपको पेपर 2 कंप्लीट करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो सब लोग फॉलो करते हैं। आपको 20 मिनट का रिवीजन टाइम मिलता है, तो आप एग्जामिनेशन में जो आप 5 या 6 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं या आप गलत कर दे रहे हैं, उस रिवीजन में आपको फिर से काम आएगा। क्योंकि आप एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी टिक करते हैं, उतना सोचते नहीं है। बट जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो एग्जाम में आप रिव्यू प्लस आंसर, उसको आंसर करिए और रिव्यू फॉर लेटर करके उसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ताकि आप बाद में रिव्यू कर सके। तो उन क्वेश्चन में आपको लेवरेज मिलेगा कि आपके 5-6 क्वेश्चन सही होंगे, तो फिर आप आगे अपना कर सकते हैं जेआरएफ नेट, जैसा आपका टारगेट रहेगा। नेक्स्ट इज यस। सो देखिए, जैसे अगर प्लेट्यू बन गया है, अगर आप 55 क्वेश्चंस पेपर 2 में कर रहे हैं, 55 टू 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो है पेपर 1। वो आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करवाएगी। तो पेपर 1, तो जैसे हम फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो मोस्टली हम मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 में, और सब यूनिट्स मोस्टली 5 to 6 क्वेश्चन, 4, 5, 6 क्वेश्चन में डिवाइड रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी मैथ्स आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें भी मैथ्स आता है। और इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ही हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम चाहें हम पढ़ लें, सारे फॉर्मूलेज रट लें और हमारा ये चीजें क्लियर आउट हो जाए, तो ये काफी मुश्किल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, इसका टारगेट बनाइए कि 15 मिनट के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन आपका दोनों कंप्लीट होना चाहिए। और ये काफी स्कोरिंग स्कोरिंग टॉपिक है, जिसमें आप फुल 5 आउट ऑफ 5 दोनों मिला के 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं।
और दूसरा टफ टॉपिक अगर मैं देखूं तो लॉजिकल रीजनिंग का आता है। इसके लिए आपको फ्रेश न्यू चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो इस पे भी आप अपना थोड़ा ज्यादा फोकस दे सकते हैं। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हो गए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम बेसिक अपना जो हमारी पेपर वन की जो बुक्स हैं या नोट्स हैं इनसे पढ़ पढ़ के हम इनको क्लियर कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट आता है पीपल इन्वॉल्वमेंट एंड हायर एजुकेशन। इसमें मोस्टली आपको स्टैटिक क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो आप इन पे ज्यादा, जैसे 10 क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं, और 4-5 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स इन सब पे रहते हैं। तो उस पर आपको ज्यादा अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है कि ये क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेपर वन का टाइम मैनेजमेंट, जो आपका मैथ्स के कैलकुलेशन में आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, आपको 1 घंटे 10 मिनट के अंदर ही पेपर वन कंप्लीट करना है। तो इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जिसकी लिंक, जिस वेबसाइट्स पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं उसकी लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि जिसका नाम है जेआरएफ फैकल्टी फिजिकल एजुकेशन। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि लोग हमारा चैनल सर्च करना चाह रहे हैं टेलीग्राम पे, बस वो दिख नहीं रहा। सो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे लिंक से उस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे हम सारे लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, हमारे पीवाईक्यूज हैं, और इन सब चीजों को अपडेट कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। ओके। इस पॉइंट को बोलने से पहले मैं आपको ये चीज भी रिकमेंड कर सकता हूँ। क्या हम लोग उसकी लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे? क्या जो लोगों को सीबीटी मोड में पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अपनी एक साइट पे जाके अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और रियल लाइफ कंडीशंस जो एनटीए जिस उसमें देता है, स्क्रीन में देता है, वैसे ही आपको स्क्रीन मिलेगा। तो उसका लिंक भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं, ये प्रॉब्लम आपको हरदम फेस करना पड़ेगी, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाए। बट इसके थोड़े थोड़े माइन्यूट माइन्यूट सॉल्यूशंस रहते हैं, तो वो हम आपको आज देंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में फर्ज बना देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुआ बना देते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब आपने अपना पहली बार यूजीसी नेट दिया था तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आप एग्जाम के बारे में सोचते ही नहीं थे। पर जो आपका स्कोर आता था वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा स्कोर आता था। और उसके बाद जब आप अपना सेकंड अटेम्प्ट देते थे, थोड़ी पढ़ाई करने के बाद, आपका स्कोर उसी लाइन पे रहता था या उसके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता था। ये चीज इसलिए होता है क्योंकि अपन अपने माइंड में इतना फर्ज बना लेते हैं उस एग्जाम के बारे में कि इतना बड़ा एग्जाम है, हम लोगों ने 6 साल बाद पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दिया है, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम दिया है ये। तो आप जितनी प्रिपरेशन करोगे उतना प्रेशर बनेगा, तो पर ये इंटरनल प्रेशर है। इस प्रेशर से आप कैसे आ सकते हो बाहर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए अपनी कॉन्सेप्ट्स के, अपने मटेरियल के कंटेंट के। इसके बाद आपके पास जितने मॉक टेस्ट हैं, आप उस मॉक टेस्ट में जो यूजीसी नेट का क्राइटेरिया है, जैसे आप पेपर वन में 50 to 55 क्वेश्चंस, पेपर टू में 50 to 55 क्वेश्चंस, पेपर वन में 30+ क्वेश्चंस। तो आप जब उस स्टैंडर्ड को पार करोगे तो आपका नेट निकलेगा। मॉक टेस्ट में बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको वही पेपर टू में 60 एंड 60+, एंड पेपर वन में 35+। तो जब आप अपने मॉक टेस्ट में ये स्कोर्स लाएंगे, तो आपका निर्धारित होगा कि आपको नेट मिलेगा या आपको जेआरएफ मिलेगा। अगला पॉइंट, क्या जितना आप एग्जाम टाइम में, जो एग्जाम की टाइमिंग्स रहती हैं 3 to 6, उस एग्जाम टाइम में आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो एक मेंटल वो बन जाती है टाइमिंग, जो अपना शेड्यूलिंग रहती है। तो उस शेड्यूल में आपका उस तरह बॉडी चलती है, उस तरह माइंड चलता है। तो उस शेड्यूलिंग की प्रैक्टिस करना जब एनटी एग्जाम करवाता है, कभी वो टाइमिंग 3 to 6 देता है, कभी 10 to 1 देता है, तो उस टाइमिंग का आप ध्यान रखिएगा। अगला है एंजाइटी मैनेजमेंट। एंजाइटी बहुत कॉमन चीज है, सबको एंजाइटी होती है, सब लोग नर्वस होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस आती है। तो आप उसको स्ट्रेस को कैसे पार कर सकते हो? सबसे पहले आप अपना जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स रहते हैं, एक्सपेक्टेशन रहती है, आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने से उतना। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, सोचते हैं क्या मुझे ये चीज भी मेमोराइज हो जाए, वो चीज भी मेमोराइज करके चले जाऊं, मैंने ये पढ़ा है, मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया, इस टॉपिक को कवर नहीं किया। बट आप ये चीजें मत करिए। हम लोग जब जाते थे एग्जाम में तो अपना बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाते थे, क्योंकि हमें पता रहता था अगर वो वाला क्वेश्चन आएगा और हमने पढ़ा है, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, तो वो अपने आप जो एग्जाम टाइम में रिटेंशन हो जाएगा, हमें याद आ जाएगा। बट हम लोग उस चीज पे फोकस रखते थे अपना, अ, उस चीज पे फोकस रखते थे कि हम लोग अपना जो उस टाइम करंट सिचुएशन आए, उसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे लगा सकें। या एग्जाम में कभी सिचुएशंस आती है कि अपन कभी टाइम अपना ज्यादा हो गया, अपना टाइम कम बचा है, तो उस टाइम अपन कैसे अप्रोच करें। उस टाइम हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते थे। तो हम लोग
क्वेश्चन मेमोराइजेशन में ध्यान नहीं देते थे, दूसरी चीज़ों में देते थे। बाकी आप पानी पी सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सीबीटी मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको डिफरेंस नहीं लगे। सो यस। सो अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट ये हम दोनों ने ये काफी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस फील की है। गेट योर सेल्फ अ ग्रुप। वैसे अब दो लोग को ग्रुप तो नहीं कहेंगे, बट हम दोनों ने एक साथ तैयारी की। तो जब एक साथ तैयारी करते हैं और हेल्दी कंपटीशन रहता है तो हम एक दूसरे को पुश करते हैं। हम एक दूसरे से टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स में किसी टॉपिक्स में मैं अच्छा रहूंगा, किसी टॉपिक्स में आपका पार्टनर अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे थोड़े हेल्दी ग्रुप बनाइए और उसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। मतलब आई फील कि उससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव होगी। सो अब बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये तो हमने बेसिक प्रॉब्लम्स सारे एस्पिरेंट से और खुद जो फील करते हैं हमने शेयर की। तो आप जो भी प्रॉब्लम फील करते हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में काफी लिंक्स दिए हैं टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, उनमें आप अपने पर्सनल मैसेजेस भी डाल सकते हैं जिसमें हम अपने सोल्यूशन देंगे। सो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सभी में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी अगर हमारे इन सारे टिप्स से या सॉल्यूशन से कोई भी एक भी पॉइंट अगर अपने लाइफ में या अपनी यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने की जर्नी में इंप्लीमेंट कर लेता है, तो आई थिंक एंड वी बोथ थिंक कि हमारा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच।